अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान का मोस्ट ट्रेंडिंग नावल इश्क फ़कीर हरम, जिसकी राइटर हैं सबा फातिमा, ये इस नावल की पहली किस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। इश्क फ़कीर हरम। कागोश सुबह व शाम बाकी है, एक दर्द का मुकाम बाकी है। सजदे करता हूँ उठ के पिछले पहर, इश्क का एहतराम बाकी है। शिकागो की सर्द शाम को वो ब्रॉडवे और बारलेट के एन वस्त मोहम्मद अली जिन्नाह रोड पे लयोला यूनिवर्सिटी शिकागो के लाइब्रेरी हॉल के बाहर लॉन में बैठा था और सोचों का एक समंदर उसकी अक्ल और हिम्मत को जैसे बहा ले जाने को तैयार था। उस वक्त सूरज जो कम ही शिकागो की खूबसूरती में चार चांद लगाता था, आज भी डूबने को तैयार था। उसकी किरणें दूर दराज बिल्डिंग्स के पीछे कपड़े की तहों की मानद आसमान से मिलकर उसका हिस्सा बन रही थीं। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ मौजूद सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई किताबों का ढेर लगाए ऐसे बैठा था जैसे उसे ये रात तक बेच के जानी है, तो कोई किताबों का तकिया बनाए सो रहा था। कुछ ग्रुप्स बातों में मशगूल थे, तो कुछ रिसर्चर्स की तरह किताबों का बहुत बारीक बीनी से मुतालबा कर रहे थे। अंधेरा नहीं हुआ था अभी, लेकिन सारे कम कमे रोशन हो चुके थे और एक आध तो अपनी किताबों का थाल उठाए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। लाइब्रेरी के लॉन में हर सू फैली मौसम की खुनकी में स्टूडेंट की आवाज़ एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में बिखरी सी थी। कभी किसी ग्रुप के गुजरने की आवाज़ और कभी किसी लड़की के हाई हील्स की आवाज़ कानों पे हथौड़ों की तरह लगती, और ऐसे माहौल में उसे सिगरेट की तलब बढ़ जाती थी। उसने एक दफ़ा सोचा कि स्मोकिंग एरियाज का रुख करिए, लेकिन कुछ सोच कर दोबारा वहीं उस बेंच पर विराजमान हो गया। वो अभी घर जाना नहीं चाहता था और कहीं और जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। उसे ये पल ऐसे ही गुजारने थे, तन्हा लेकिन नतीजा बख्श। लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। आज से 6 साल पहले भी वो एक फैसला कर चुका था, लेकिन उस पे अमल बहुत अनएक्सपेक्टेड और ड्रामाई अंदाज में हुआ था। और अब जब उसने पाकिस्तान जाने का फैसला कर ही लिया था, तो एक बार फिर कुछ वैसी ही सिचुएशन में गुजर चुका था जिससे उसने दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन जो होना होता है उसे कोई कब तक अपनी मुट्ठी में दबा कर रख सकता है। जिस शख्स, जिस पल, जिस नेमत, जिस रोशनी को आप से जुदा होना ही होता है, कोई कब तक उसे अपना हक जमाए रख सकता है। जब शुरू के मराहिल में शऊर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, तो वो नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात समझने लगता है, क्योंकि वो ख्वाहिशात उस पर फिज़िकली और मेंटली तौर पर अटैक शुरू करती हैं और उसके नतीजे में ज़िंदगी जिस्मानी ज़रूरियात और खुशी के रास्ते पे चल पड़ती है, और उसे कमांडिंग सेल्फ कहा जाता है। उसने जो भी फैसला आज तक किया था उसी पे, क्योंकि दुनिया का हर इंसान नफ्स के पीछे चलते हुए ही फैसला करता है, चाहे वो अच्छा ड्रेस पहनने की ख्वाहिश हो या कुछ खाने की, हत्ता कि हर ख्वाहिश। जिंदगी के बहाव में इंसान रेत के ज़र्रों की तरह बहते चले जाते हैं, रेगिजार तो फिर भी कभी अपनी जगह से हिल जाते हैं। कोई हिल कर वापस वहीं जम जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ चल निकलते, कुछ नए शामिल हो जाते हैं, रुक के चल पड़ते और चलते किसी मोड़ पे टिक जाते। इंसानी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है, जैसे मिट्टी और रेत के ज़र्रों का। जैसे कभी पानी बहा ले जाता, तो कभी हवा उड़ा देती है, तो कभी नसीब में रुके पानियों की मानद ठहराव ही रहता। ऐसे ही उम्र गुजर जाती है। जिंदगी कभी लम्हों में बीतती है, तो कहीं सालों पे मुखीत क़याम ही रहता। दोनों तरह की ज़िंदगी तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसके रुख, ज़ाविये और हुज्जतें अलग होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में वक्त अपना किरदार अदा किए बगैर नहीं गुजरता। वक्त इंसान को नशीब व फराज में से गुजारता है। कभी सुहाना मौसम बन जाता है, कभी बादल ही बरसाता चला जाता है, तो कभी डरावने ख्वाब के जैसी खजान ले आता है। यादाश्त के कुछ पल जिंदगियों में रहते हैं, लेकिन उन्हें हम छू नहीं पाते। उनको महसूस करके ही हम वो लम्हे दोबारा जी भी लेते हैं और मर भी लेते हैं। जब वो पहली दफ़ा यहाँ आया था, सर्दी की यकबस्ता हड्डियों में घुसती और खून के जर्रे जर्रे को मुजम्मद करती ठंडी लहरों ने उसका इस्तकबाल किया था, और वो बाहर लॉन में बैठना नहीं पसंद करता था, क्योंकि सर्द लहरों में खूबसूरत दरख्त भी उसे फ्रीज़र की तरह ही नजर आते थे। कभी कभी तो वो इस ठंड में थरथराने लगता, तो कभी उसे ये ठंडी रातों में यादें गर्मजोशी से दिल से लगाए रखती। वो 28 साल के लगभग 6 फीट के कद का हैंडसम, डैशिंग और चार्मिंग पर्सनैलिटी का मर्द था। उसमें एशियन मर्द की सारी खसूसियात थीं,
جس کی وجہ سے کیانا اس سے امپریس ہو گئی تھی اور پھر اس سے شادی جیسے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیصلہ کرنے کی ہمت کر لی، جس سے اس نے کئی روز تک آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے بینچ پہ بیٹھے ہوئے اپنے پاکٹ میں سے سیل فون نکالا اور تصویریں دیکھنے لگا۔ اس کے سیل میں پچھلے 4 سال کی ہر یاد مقید تھی، لیکن ان 5 سال سے پہلے کا ایک بھی منظر اس گیلری میں کہیں نہیں تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتا تھا، بہت پیچھے، جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آیا تھا۔ اب اسی راستے سے گزر کے وہ پیچھے جانے کی ہمت بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے سیل کی ساری گیلری کو رول کر کے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، نہ کوئی منظر، نہ کوئی پل، نہ کوئی یاد۔ کتنے ہی تو وہ موبائل بدل چکا تھا یہاں آنے کے بعد۔ اس نے بے چینی سے آخری کوشش کی، ایک آخری دفعہ پورے موبائل کی ہر آئیکن کو چیک کیا۔ اسے پتا تھا وہ ایک بیوقوفی والی حرکت کر رہا ہے، جب اس میں کچھ تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ موسم سرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے؟ ایسی رت میں تو گنے پیڑ بھی جل جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ ہر وہ منظر یاد کرنے لگا جہاں سے وہ گزرا کرتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کی خوبصورت خوشیوں بھرے پل گزارے تھے، اپنی ماں، بہن اور دوستوں کے ساتھ، جہاں اس نے عریشہ کو دیکھا تھا۔ وہ نام اس کے لیے چاند کی چاندنی سے بڑھ کر تھا، جسے چاند کی چاندنی برکھا کے بعد سرسبز پتوں کو نہلاتی تھی، وہ بھی کبھی اس کی یاد میں بھیگ جاتا تھا۔ اس نے سب کچھ آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا، ہر وہ دن، وہ رات، اس کی زندگی کا ہر وہ پل جس سے اس کا یہ سفر سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ واپس وہاں پہنچ گیا تھا 5 سال پیچھے۔ دھندلے دھندلے منظر اس کی آنکھوں کے آئینے بھگونے لگے، اور ان میں سے خود کو تلاشتے تلاشتے اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹپک کے اس کی گال میں جذب ہو گئے، اور وہ اپنی یونیورسٹی کی کینٹین میں پہنچ گیا۔ وہ کب بچھڑا نہیں اب یاد لیکن وہ کب بچھڑا نہیں یاد اب لیکن بس اتنا یاد ہے کہ تھا دسمبر۔ نئی آواز یار سنی ہوئی لگ رہی ہے، اچانک سے سمیر کے منہ سے نکلا جب وہ گرم گرم چائے کا سپ لے رہا تھا۔ ہاں اجمیر سنی تو ہے، کیوں قاسم، تم نے بھی سنی ہے نا؟ ابھی یہاں پہ موجود ہر سی روح نے بھی سنی ہے۔ وہ پچھلے ٹیبل پہ جو لڑکیاں بیٹھی ہیں نا، انہوں میں سے ایک لڑکی کی آواز ہے۔ مہیش نے اسے جتانا چاہا کہ اس میں کچھ خاص نہیں تھا۔ ارے نہیں یار، یہ آواز بھی اور شعر بھی کچھ سنا سنا سا لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں، لیکن مجھے کچھ کنیکشن لگ رہا ہے اپنے اس کے ساتھ۔ اجمیر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ اس لڑکی کے ساتھ؟ شرم کر یار، مغیث نے 2 قدم جواب دیا۔ او نہیں، میری بات سنو پہلے، اس شاعری اور آواز کے ساتھ ہے کوئی رشتہ؟ تو وہی نا، اس لڑکی کے ساتھ۔ تو ایک ہی بات ہوئی نا، آواز اس کی ہے تو لڑکی بھی یہی ہوگی جس سے تمہارا کوئی رشتہ ہے پرانا۔ بات ایک نہیں ہے، اب کی بار وہ ذرا زور دے کر بولا۔ ان دونوں نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اب وہ بحث پہ اتر رہے تھے۔ اتنے میں وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے ہی لگا تھا کہ وہ لڑکیاں اب کینٹین سے نکل کر بلاک کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سب کو پیچھے سے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب کی ڈریسنگ میں بہت نفاست تھی، لیکن ایک نے وائٹ ڈریس پہن رکھا تھا، فراک اور چوڑی دار پائجامہ، جو اسے کوئی پری جیسی نازک لگی تھی۔ وہ منظر سے اوجھل ہوئیں تو اس نے اپنی فرینڈز کو دیکھا، جن میں سے کسی کا بھی اس کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ قاسم اپنی پریزنٹیشن کی سلائیڈز ٹھیک کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کے سامنے بھی پری بیٹھی ہو تو سر مدثر کا ڈر اسے آنکھ اٹھانے نہ دے۔ اور رہا مغیث بھی سیل میں مصروف تھا، اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی چوری پکڑی نہیں گئی۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ دونوں کو اور کبھی اس جگہ جہاں لڑکیاں اوجھل ہوئی تھیں دیکھتا رہا۔ آخرکار رہا نہ گیا تو بولا، پتہ ہے ان میں ایک لڑکی نے بالکل ویسا ہی وائٹ ڈریس پہنے ہوئے ہے جیسا میرے ڈریمز میں آتی ہے، ہاتھ میں جام پکڑے۔ اسے پائل نہیں پسند لیکن پہن کر آتی تھی، اور اس کی پنجیب کی چھن چھن سے جب میری آنکھ کھلتی ہے تو ہنستی ہوئی کہہ جاتی ہے کہ آج بھی سو رہے تھے، اف میرے ربا، آج پھر جگا دیا، اور چھن چھن کرتی چلی جاتی ہے، اور میرے کانوں میں گھنٹوں اس کے قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ اس منظر میں کھو کر وہ سب سے بے خبر ہو کر بولا جا رہا تھا، جس سے اس کے دوستوں کو الجھن ہو رہی تھی۔ اف میرے بھائی، کیا نظارہ ہوتا، جیسے چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہو، درختوں کے پتے جھول رہے ہوں، ٹھنڈی ہوا میں ہر طرف کبوتر اڑ رہے ہوں، اور چاند کی چاندنی میں وائٹ ڈریس میں لڑکی کھڑکی سے باہر بے خوف چلی جاتی ہے تو ڈر جاتا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی اٹھ کر دیکھنے کی، کہیں گر کے۔ اس کی خاموش ہونے کی دیر تھی تو قاسم، جو اس کی
उस बदरूहों वाली अफसानवी स्टोरी से ऑलरेडी तंग आया हुआ था। आखिर बोल ही पड़ा कि कहीं गिर के मर ही ना गई हो और मैं कंवारा रह जाऊं। कासिम उसको टोकने और तपाने से बाज कहाँ रहता था। ऐसे तो मैं नहीं बोलता, इतनी प्यारी लड़की को इतनी छोटी उम्र में मारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और तीनों हंसने लगते हैं। अजमेर ने शिकायती लहजे में कहा, तुम ये बदरूहों वाले मंजर को परियों के बाद में भी मंसूख कर सकते हो। अभी क्लास में चलना चाहिए, लेट हो रहे हैं। सर मुदस्सिर ने फिर एंटर नहीं होने देना और धूप भी अभी नहीं निकली। ठंड में चाय पे ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि अंडे तो उन्होंने भी हमें खिला ही देने हैं। कासिम ने मौजू अब बदलना चाहा। वो उसकी लड़कियों वाली आदतों पे थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता था, लेकिन बात बदलना ही मुनासिब समझा। ओके, लेट्स गो फॉर क्लास। उसने अपना मुंह ठीक रखते हुए उठना ही बेहतर समझा क्योंकि वो दोनों ऐसे ही रिएक्ट करते थे जब भी वो उस लड़की का जिक्र करता था। वो अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया। तीनों की आदतें भी नहीं मिलती थी, लेकिन दिल के तार जुड़े हुए थे। शायद इसीलिए उनमें जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में मिले थे, लेकिन लगता था उनमें बहुत पुराना याराना है। अजमेर तो हॉस्टल में रहता था क्योंकि उसका घर दूर था, सो उसकी अम्मी ने उसे हॉस्टल में रहने का कहा, जिसे वो मान गया। शायद वो जल्दी ही वो कॉलेज छोड़ जाता अगर उसकी दोस्ती मुगीस और कासिम से ना होती। ना वो तीनों किसी गलत काम में पड़े और ना गलत कंपनी में। कभी एक के घर होते, कभी दूसरे, तो कभी तीसरे। अजमेर की भी बारी आ जाती। जब वो वीकेंड पे फ्री होते तो वो उस घर भी खातिर करवाने पहुंच जाते। एक बात थी, मुगीस और कासिम का मानना था कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस धोखा होता है जो कहीं किसी लड़की ने लड़के को दिया होता है या किसी लड़के ने लड़की को। लेकिन अजमेर कुछ अलग था, जैसे उसके अंदर मोहब्बत पहले से बो दी गई हो। शायद उसकी माँ ने उनके बाबा के चले जाने के बाद इन्हें बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था, हर रिश्ते को मोहब्बत की निगाह से देखना सिखाया था। अस्सलाम वालेकुम। असमा, तुमने फाइल्स अरेंज कर ली थी और जो एडिटिंग करनी थी वो भी? और मरियम का कुछ पता है? वो तो मेरे साथ ही है, असमा ने जवाब दिया था। वाकई? चलो फिर तुम लोग कैंटीन पे पहुंचो और चाय का ऑर्डर दो, वहीं पे हम लोग भी बस पहुंच रही हैं। हाँ, कर लिया है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आते ही अरीशा ने सलाम किया तो जवाब देते ही असमा और मरियम एक साथ ही बोली, वाह अरीशा, कितनी प्यारी लग रही हो। न्यू हेयर स्टाइल। अरीशा ने वाइट फ्रॉक जिसके ऊपर पर्पल कलर का काम हुआ था और साथ मैचिंग पर्पल ही स्वेटर और जूता पहन रखा था और बिल्कुल शहजादी लग रही थी। यस, वो कज़न की शादी है ना, इसलिए। और सभी बहुत तैयार होकर आई हो। बस खुद ही तैयार हुई हो या प्रोजेक्ट पे भी काम किया है? उसने अपने से उनका ध्यान ही हटाना बेहतर समझा। मैडम, आराम से बैठें और चाय पिएं, सुकून रखें, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, मरियम बोली। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। चाय का फर्स्ट सिप लेते हुए अरीशा ने बेख्तियार होकर कहा। साथ ही सबको मुखातिब करते हुए अरीशा ने कहा, बूझो मैं क्या लाई हूँ। सबने तजस्सुस से अरीशा को और फिर उसके बैग को देखा। बैग में तो कुछ ऐसा वैसा नहीं लग रहा कि हमारी सूखी चाय को गीला कर सके, असमा ने कहा तो अरीशा ने अपना रजिस्टर ओपन किया जिसे वो सब हैरानगी से देख रही थी। लगता है मोर रख के लाई है, बचपन की याद ताज़ा करने के लिए, मरियम ने हंसते हुए कहा तो सबके चेहरे पे तजस्सुस के बजाय मुस्कुराहट आ गई। इतने में अरीशा ने अपना रजिस्टर ओपन किया और उनके सामने रख दिया और बताना शुरू कर दिया, ये देखो, रात को ही नजर पड़ी और स्केच उतार लिया, अच्छा है ना? पेंटर की खूब ग्रिप है इस पे और बाकी भी इसके आगे ही हैं, चेक कर लेना। मरियम ने सरसरी सा ही देखा। यार ये हमारी थीम नहीं, तुमने इसको ऐड क्यों किया? असमा ने उससे पूछा। वो मैंने सर से डिस्कस करने के बाद ही इसको सिलेक्ट किया है। क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं, है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। हमें तो सिर्फ यही पता है इस मेमो के अकॉर्डिंग काम करना है और अपने हाथ चाय से गर्म करने में लग गई। शायद जलसी का उज़्र बीच में आ गया जिसने अरीशा की मुस्कुराहट को दबोचना चाहा। इतने में ज़रमीन ने रजिस्टर उठा के देखना शुरू कर दिया और अचानक उसकी नज़र लास्ट पेज पे लिखे शेर पर पड़ी। वो कब बिछड़ा नहीं अब याद, लेकिन बस इतना याद है कि था दिसंबर। छोड़ो भी, तुम बाद में पढ़ लेना, चाय पी ली है तो उठो, बहुत काम है, क्लास में जाकर इसको फाइनल भी तो करना है। अरीशा का अब मूड वहाँ बैठने को नहीं कर रहा था। हाँ चलो। असमा ने भी अरीशा के हाँ में लाई और सब अपने बैग्स उठाने लगी। चलते चलते ज़रमीन ने अरीशा से पूछ ही लिया, तुम दिसंबर में इतना उदास क्यों हो जाती हो? फजूल शायरी। उदास तो नहीं होती यार, दिसंबर में मुझे याद आता है ऐसे दिल में कोई चुभन हो जैसे। क्या मतलब याद आता है और चुभन कैसी? ज़रमीन ने हैरानगी से पूछा। उसे बताओ जाकर।
सलमीन ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं कैसे बता सकती हूँ? जब बात नहीं करोगी तो ऐसे ही रहोगी, या तो दिल से हर ख्याल निकाल दो या कदम बढ़ा दो। मेरा कोई मूड नहीं है ऐसी बातें सुनने को, उसने बेदिली से कहा। तो तुमने ही पूछा था, मैंने खुद तो नहीं बताया, अरीशा ने मुचकाते हुए जवाब दिया। सलमीन के जहन में बहुत ख्याल आते थे, लेकिन किसी का सिरा नहीं मिलता था। उसे समझ नहीं आती थी कि अरीशा से क्या पूछे और क्या नहीं। वो उसे जानती तो बहुत करीब से थी, लेकिन समझ नहीं पाई थी अभी तक, क्योंकि अरीशा थी तो बहुत नरम मिजाज लेकिन गहरी भी। क्लासरूम तक पहुंचते पता नहीं क्या क्या उसके माइंड से टकराया था और किस किस ख्याल को उसने अपने जहन में जाने दिया था, लेकिन वो अरीशा को तुम भी ना से ज़्यादा कुछ ना बोल पाई और हस्बे आदत अरीशा के फेस पे क्यूट सी स्माइल आ गई। चलो अब ओपन करो अपने रजिस्टर और चार्ट्स दिखाओ, क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें रेडी होना है। मरियम की आवाज़ ने उन्हें ख्यालों से निकाल ही लिया था। रूम से तैयार होकर निकलते वक्त उसने आखिरी दफ़ा खुद को आईने में देखा और कुछ याद आने पे परफ्यूम की बोतल उठाई और खुद पे हल्का सा छिड़काव करने के बाद वापस पलटी और अपना बैग और दूसरी चीज़ें उठाई, रूम से बाहर आ गई। पूरे घर में उस वक्त हल्की हल्की सी महक आ रही थी, जो इस बात का एहसास दिला रही थी कि आज भी वो बहुत लेट उठी और पापा ने ही उसके पौधों को पानी दिया है, जो उसने हाल ही में बहुत नफासत से लगाए थे और उनकी जिम्मेदारी उसने अपने बाबा पर छोड़ दी थी। उसने पूरे घर पे नजर दौड़ाई और अपना बैग साइड टेबल पे रखते हुए हस्बे आदत अपने पापा को आवाज दी। आई एम सॉरी पापा। किस लिए बेटा? उसके बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे पूछा। मैं आज भी देर से उठी, लेकिन कल से मैं जल्दी उठूंगी और नाश्ता भी मैं ही बनाऊंगी, प्रॉमिस। बेटा इट्स ओके। उस दिन का मैं कभी ख्याल भी नहीं लाया कि मेरी बेटी उठकर नाश्ता बनाए। जब तक मेरे पास है नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगा, और रानिया भी तो है, मैं ना हूं तो वो खुद बना लेती है, तो मेरी प्यारी बेटी को क्या ज़रूरत? मिस्टर मनीर ने फखराना अंदाज में कहा। तो मनहा से भी रहा ना गया, उसने खुश होते हुए कहा, मेरे स्वीट पापा आप बहुत अच्छे हैं। उसने पापा को पीछे से हक करते हुए कहा और जूस का गिलास उठा लिया। तुम्हारे दिसंबर टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मिस्टर मनीर ने चाय का पानी चूल्हे पे रखते हुए पूछा। मंडे से स्टार्ट है, डेट शीट आज शायद मिल जाए। अब मिन्हा चेयर पे बैठ चुकी थी और साथ जूस की सिप ले रही थी। फिर तो 4 दिन ही हैं, तैयारी कैसी है तुम्हारी? ठीक ही है बाबा, बस दुआ कीजिएगा, मिन्हा ने इस सवाल पे बेजारी छुपाते हुए कहा। इंशाल्लाह बेटा बहुत अच्छे एग्जाम्स होंगे, मैंने खुद अपनी बेटी को पढ़ाया है, मुझे पता है ठीक नहीं बहुत अच्छे होंगे। पापा मैं सोच रही थी पेपर्स के बाद कहीं चलेंगे। गुड आइडिया, गाँव अपनी दादू की तरफ हो आना, वो भी बहुत उदास हो रही होंगी, एक ही बेटी थी उसे भी अपने साथ ले गया। उसके पापा ने उसकी ख्वाहिश में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। नहीं बाबा, मेरा गांव जाने का मूड नहीं, मेरा दिल है नॉर्थन एरियाज में जाने को, क्यों ना पापा हम वहाँ चलें? नहीं बेटा, आप भी तैयारी करो, दिसंबर टेस्ट के बाद स्टडी ख़त्म नहीं हो जानी, सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड लीव ऑल अदर थिंग्स। उन्होंने इसी अंदाज में जवाब दिया। पापा जानिए बस। अच्छा तो पापा फिर हम राबिया ताई की तरफ चल रहे हैं, वैसे भी उनका सिर्फ जिक्र ही सुना है दादू से, क्या ही है जो हम उनसे मिल लें, उसने बाबा की आंखों में देखते हुए कहा और उसके पापा को जैसे झटका लगा। वहाँ क्या है? मिस्टर मुनीर ने चाय कपों में डालते हुए पूछा। पापा 13 साल हो गए हम वहाँ नहीं गए, ना ही वो आए, आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। कल मैं पिक्चर्स देख रही थी तो मुझे ख्याल आया एक दफ़ा उनसे मिलूं। अजमेर भाई तो अब यूनिवर्सिटी जाते होंगे और खाना तो है भी मेरी हम उम्र, मेरा दिल है हम दोनों उनकी तरफ चलें। इनफैक्ट मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाने को, और रही गांव जाने की बात तो वहाँ जाकर मैं बोर होती हूँ, मिन्हा ने सफाई देते हुए कहा, जिस पे मुनीर साहब कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। उनके लब खुले, फिर उन्होंने अपने लब भींच कर कहा, ओके बेटा इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम भी लेट हो रही हो, नाश्ता करो और मुझे भी अभी तैयार होना है, फिर तुम्हें छोड़ते हुए भी टाइम लग जाता है। वो एक सांस में बोल ही गए, जैसे वो बात बदलने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। लेकिन पापा, बस बेटा कह दिया ना, इस बारे में बाद में बात होगी, मिस्टर मुनीर ने डांटने के अंदाज में कहा। ओके पापा। वो अब चुप करके नाश्ता करने लग गई। उसने अपने पापा के चेहरे पे एक निगाह दौड़ाई, अब कि वो वापस बहुत पुरसुकून हालत में चाय खत्म कर तैयार होने के लिए जा चुके थे, और वो उनको रूम में जाते देखकर सोच में पड़ गई कि पापा किसी चीज़ से मना नहीं करते। अभी वो नॉर्थन एरियाज की बात पे तो ना कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने पे क्यों गुस्सा हो जाते हैं? उसका इतना दिल तो नहीं था जाने का, ना वो अपने पापा को किसी से शेयर कर सकती थी, लेकिन कोई तो वजह थी जो पापा अपने मरहूम भाई की तरफ नहीं जाते थे और ना वो लोग आते। अब जब कि वो बड़ी हो रही थी, उसने
अपने जहन में उलझे हुए सवालों की गुठियां सुलझाने की ठान ली थी। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपनी जैकेट पहनती है। इतने में उसके बाबा बाहर पहुंचकर हारन दे रहे होते हैं तो उसे ख्याल आता है कि वो इतनी देर नाश्ते के टेबल पे बैठी रही थी। आई पापा। वो बैग उठा के बाहर को हो लेती है। आज उसका पूरा दिन ख्यालों में और ढूंढने में ही गुजरा कि वो लड़की कौन थी। हर तरफ नजर दौड़ाई कि वो वाइट ड्रेस वाली लड़की नजर ही आ जाए, लेकिन बेसुध। क्लास में उसके फ्रेंड की जबरदस्त प्रेजेंटेशन पे तारीफ हुई, तब भी उसने ना उसे दाद दी और ना ही ट्रीट मांगी। आज वो बहुत खोया हुआ था। उसे बस ये ख्याल सता रहा था कि वो लड़की किस डिपार्टमेंट की है, कौन है। उसी ने शायर पढ़ा था या किसी और ने। उसे लग रहा था कि ये शायर उसी लड़की ने पढ़ा था और वही थी उसके ड्रीम्स में आने वाली। सारा दिन ढूंढने के बावजूद वो उसे तलाश नहीं कर पाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ होने के वक्त लड़कियों के बीच उसकी आंखें भटक रही थी, जैसे भीड़ में कोई बच्चा खो गया हो। एक झलक को तरसती आंखें, ये नशीली आंखें। कासिम ने उसे शरारती आंखों से घूरते हुए टहका दिया। अरे नहीं, बस मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं, शायद वो भी नजर आ जाए। और तो कोई बात नहीं। लड़खड़ाती जुबान से उसने सफाई देने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो दोनों भी उसी के फ्रेंड्स थे, जान गए थे। अच्छा, हाय दावे, आप उसी को देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर? अजमेर ने गुस्से से मुगीस को घूरा और जब्त का मुजाहरा करते हुए बस इतना ही कहा, जरा सा देख क्या लिया तुम लोग इशू ही बना लो। सच्ची ऐसी कोई बात नहीं। अरे रिलैक्स यार, क्या हो गया है तुम दोनों को, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? और अजमेर, तुम भी अब इस टॉपिक को क्लोज कर दो। जो भी थी जैसी भी थी वो सुबह की बात थी, बहुत टाइम हो गया है, चलो अब। कासिम ना बोलता तो शायद थोड़ी सी फिजा में गर्मी हो जाती। तीनों मुस्कुराते हुए हाथों पे हाथ मारते हुए चल पड़े। थैंक यू सर, आपने हम पे यकीन किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट के लिए आपने हमारी क्लास में हम चारों को चूज़ किया है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम पोस्टर पर प्रेजेंटेशन देंगे। पूरा डिपार्टमेंट क्या, पूरी यूनिवर्सिटी उसकी तारीफ करेंगी और फर्स्ट प्राइज़ हमारा होगा इंशाल्लाह। असवा नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर कामरान को डॉक्टर कामरान को इम्प्रेस करने में जिससे शीजा और जरमीन को उलझन हो रही थी। सर भी मुस्कुराकर उनके काम को सराह रहे थे। मरीम तो उसकी दोस्त थी तो वो तो बर्दाश्त कर लेती थी और असवा की ऐसी हरकतों पे महसूस भी बहुत होती थी, लेकिन जरमीन और अरीशा को जब उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता था उसकी चिकनी चपड़ी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती, जो उस पे किसी भी टीचर को देखते ही हाजिर होना शुरू हो जाती थी। ये क्यों इतना फजूल बोल रही है, अब हमें निकलना चाहिए, टाइम देखा है क्या हो रहा है। और उसका मक्खन और स्टेमिना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरीशा ने उनको वक्त का एहसास दिलाया तो जरमीन बोली, सर अब हमें चलना चाहिए। बाकी बेटा, यू मस्ट प्रूव आवर डिसीजन इज राइट। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। सर ने अपनी दुआओं में उनको रुखसत किया तो सबका मूड कुछ ठीक हुआ। सर के रूम से निकलते हुए तीनों के चेहरे देखने वाले थे। उस पे असवा को एहसास हुआ कि वो लंबी तमहीद बांध के खड़ी थी सर के रूम में, जिस पे उसे शर्मिंदगी भी हुई और बस इतना ही बोल पाई, आई एम सॉरी यार। चलो अब इन बातों का वक्त नहीं, ये कौन सा पहली दफा हुआ है। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो चारों बस इसकी तरफ चल पड़ी। घर जाते हुए चारों की जहन में एक ही चीज़ थी, अपने आप को मनवाने की पाकिस्तान में मेन इश्यूज को पोस्टर में कैसे दिखाना है और लोगों को रियलाइज़ करवाना। सबसे बड़ी चीज़ जिस पे चारों का फोकस था वो था एहसास की तरफ लोगों को कैसे मतवजह कराया जाए। ये इन्होंने अपने माइंड में भी थीम रखी थी। बाकी भी कोई एडिशनल आइडियाज़ ऐड करेंगे, शायद एहसास भी बहुत लोग रखें, लेकिन सबका काम मुनफरद ही होगा क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स ऐसी कंबाइन पोस्टर पर प्रेजेंटेशन में प्राइजेस होल्डर थे। आज बेटी को कॉलेज से घर छोड़ने पे भी उन दोनों ने कोई सरसरी बात की थी। कोई तो वजह है जो बाबा अब राबिया आंटी की तरफ जाना नहीं पसंद करते। मुझे तो जाने देंगे ही कभी ना कभी, क्योंकि वो मेरी जिद के आगे ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। लेकिन खुद क्यों, कोई तो नाराज़गी है इन दोनों के दरमियान जो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसने पापा को देखते हुए सोचा। घर ड्रॉप करते हुए वो आज कोई हिदायत नहीं कर सके जो उनका रोज़ का मामूल था। बेटा सारे दरवाजे बंद रखना और मैं जल्दी आ जाऊंगा, परेशान नहीं होना और रात को खूब बातें करेंगे, घबराना नहीं। और ना उसने अपने पापा को कोई तसल्ली दी कि मैं आपकी बेटी हूँ, घबराऊंगी थोड़ी। सजाद चाचा और रानिया भी तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, जितनी देर उसके बाबा न घर आ जाएं। बेटा अपना ख्याल रखना, ताकीद करके जब वो घर में जा चुकी थी तो वो वापस चले गए। पापा और आंटी राबिया में ज़रूर झगड़ा है जिसका मुझे पता भी करना है और इसका हल भी निकालना है।
ہاں مجھے ان کو اور پاپا کو راضی کروانا ہے، لیکن ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہو۔ صحیح خود کلامی کرتے ہوئے بیگ روم میں رکھا اور بال پونی میں سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ واو امیزنگ! ماما آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج میرا فرائیڈ رائس کھانے کو دل کر رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ عریشہ کو گھر انٹر ہوتے ہی خوشبو نے گھیر لیا تھا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ عریشہ بیٹا، گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے ہیں، بچی نہیں ہو آپ، کچھ تو خیال کیا کرو۔ ماما نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا تو وہ امی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے تیزی سے بولی، آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ اس کی امی گھبرائی ہوئی بولی، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ ارے نہیں ماما، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، آپ پوری بات سنتی نہیں اور پریشان پہلے ہو جاتی ہیں۔ کیا کروں بیٹا، پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، جوان بیٹیاں ہیں، ماں بیچاری پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ کچن سے نکلتی اس کی امی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر بات بدل گئی۔ اچھا تم بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس کی ماما کو نظر آ گیا تھا کہ اس سے آگے میں کچھ بولی تو یہ موڈ آف کر کے چلی جائے گی اور کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ نہیں، آپ پہلے لیکچر دے لیں پھر میں بتاؤں گی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایشوز غریبوں کے ہوتے ہیں، ہمارے نہیں۔ لیکن بیٹا، لڑکی ذات کسی بھی سوسائٹی سے ہو، اس کی ماں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تم ایسی ڈریسنگ ہمیشہ کیوں نہیں کرتی؟ اتنی کیوٹ لگ رہی ہو، بالکل پری جیسی۔ اس کی ماما نے اس کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، کیا لیکچر لیے جا رہے ہیں گھر آتے ہی؟ ٹیچرز نہیں ٹھیک سے پڑھاتے؟ کوئی پریشانی ہے میری بیٹی کو؟ بابا آپ آج جلدی آ گئے؟ وہ بابا کی طرف لپکی۔ بابا دیکھیں نا، میں ابھی گھر پہنچی ہوں، بھوک بھی زوروں سے لگی تھی اور اتنی خوش بھی تھی، لیکن ماما نے آتے ہی دونوں غائب کر دی۔ بابا کو دیکھتے ہی عریشہ نے معصوم سا چہرہ بنا کر بابا کو شکایت لگا دی تو اس کی ماما بولی، اور بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں باپ بیٹی میری برائیاں لے کر بیٹھ جاؤ گے؟ اگر آج اکٹھے ہو ہی گئے ہو، میرے کنٹرول میں نہ بیٹیاں ہیں اور نہ باپ نہ بیٹا۔ بیٹھیں بابا آپ بھی، بتاتی ہوں۔ وہ چہرے پہ ایک فتح کی مسکراہٹ لے کر بتانے لگی۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔